अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम देखेंगे निमोनिया के बारे में। मेनली लोबार निमोनिया, जिस पे बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो हमारा मेन फोकस लोबार निमोनिया पे ही होगा। पहले थोड़ा बेसिक देख लेते हैं निमोनिया के बारे में। सबसे पहले डेफिनेशन, इट इज़ एक्यूट इन्फ्लेमेशन ऑफ लंग, acute inflammation of lung parenchyma. Distal to the terminal bronchiole. ये बोलना इम्पॉर्टेंट है, डिस्टल टू द टर्मिनल ब्रोंक्यूल। ये हमने पिछली वीडियो में देखा है कि टर्मिनल ब्रोंक्यूल क्या होता है, वो एक बार देख लीजिए। देन डिस्टल टू द टर्मिनल ब्रोंक्यूल क्या क्या आते हैं? रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल, alveolar duct, alveolar sac, and alveoli. Now we will see about its pathogenesis. हमारी बॉडी में कोई भी माइक्रोब या कोई भी पैथोजन कैसे आता है? एक तो ये इन्हेलेशन के थ्रू आ सकता है, जो कि एयर में वगैरह प्रेजेंट होते हैं, तो वो इन्हेल करेंगे तो हमारी बॉडी में आएंगे। देन एस्पिरेशन हो सकता है, नेज़ोफेरिंग्स या ओरोफेरिंग्स से। देन हेमाटोजेनस स्प्रेड हो सकता है। देन डायरेक्ट स्प्रेड, हेमाटोजेनस स्प्रेड डिस्टेंट, मतलब बॉडी में कहीं और इन्फेक्शन है तो ब्लड के थ्रू लंग्स तक आ जाएगा। और डायरेक्ट स्प्रेड में लंग के एक पार्ट में इन्फेक्शन है तो ये, मतलब एक लोब में इन्फेक्शन है तो ये दूसरे लोब को इन्फेक्ट करेगा, एक लंग से दूसरे लंग में इन्फेक्शन होगा, ऐसे। तो ये पैथोजेनेसिस में है। ये या तो इन्हेलेशन के थ्रू, एस्पिरेशन, हेमाटोजेनस और डायरेक्ट स्प्रेड, ये मोड ऑफ स्प्रेड हो सकते हैं। देन पैथोजेंस जो है नॉर्मली तो प्रेजेंट ही होते हैं एयर में, लेकिन वी आर नॉट इन्फेक्टेड, हर कोई इन्फेक्ट नहीं होता है। क्योंकि कुछ ना कुछ डिफेंस मैकेनिज्म हमारी बॉडी में काम कर रहा होता है। तो नॉर्मल डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ नॉर्मल लंग क्या होते हैं? सबसे पहला होता है नेज़ोफेरेंजियल फिल्टरिंग। देन म्यूकोसिलियरी एक्शन, अब हमारे रेस्पिरेटरी पैसेज में जो सीलिया और उसके साथ उसके ऊपर म्यूकस लगा हुआ है, तो वो
हमें बहुत सारे इन्फेक्शन से रोकते हैं। देन फैगोसाइटिक मैक्रोफेजेस, एंड वेरियस इम्यूनोग्लोबुलिन्स। तो ये सब जो है हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं और हमें किसी भी इन्फेक्शन के होने से बचाते हैं। देन इसमें से कोई भी अगर फेल हो जाता है या फिर कोई प्रीडिस्पोजिंग कंडीशन है, डेबिलिटेटेड पर्सन है, किसी को एड्स हुआ है, देन अनकॉन्शियस है, तो उसके अंदर हमारा ये जो नॉर्मल मैकेनिज़्म है वो फेल होता है, तो देर आर चांसेस कि निमोनिया हो सकता है, उसके होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। कौन सी कंडीशन में हमें निमोनिया होने के चांसेस ज़्यादा है? सबसे पहला है अल्टर्ड कॉन्शियसनेस। अल्टर्ड कॉन्शियसनेस, इसमें क्या होगा? इसमें हो सकता है एस्पिरेशन ऑफ ओरोफेरेंजियल कंटेंट। ये किस कंडीशन में हो सकते? क्रेनियल ट्रॉमा हुआ है या फिर पेशेंट को सीजर है, झटके आते हैं, तो उसमें पेशेंट अनकॉन्शियस स्टेट में होता है, तो उसमें हमारी ओरल कैविटी में जो कंटेंट है वो डायरेक्ट इसमें ट्रैकिया में जा सकता है। और बाहर का जो भी फॉरेन मटेरियल है जब हमारे लंग्स में जाता है या फिर वो पाथवे में जाता है, रेस्पिरेटरी ट्रैकिया ब्रोंकाई, तो वो फॉरेन मटेरियल है और उसके साथ साथ इन्फेक्शन तो होता ही है, तो निमोनिया होने के चांसेस होते हैं। देन डिप्रेस्ड कफ, एंड ग्लॉटिक रिफ्लेक्स। इसमें क्या है, पेशेंट अच्छे से खांस नहीं पाता। कभी भी कुछ भी पैथोजन हमारे इसमें आया तो हमारा डिफेंस मैकेनिज्म होता है कि कफ होता है और उससे वो पैथोजन बाहर फेंक दिया जाता है। लेकिन कुछ ऐसी कंडीशन है जिसमें खांसना मुश्किल जाता है, जैसे कि सर्जरी के बाद, आफ्टर सर्जरी, देन ओल्ड एज में मसल्स कमज़ोर हो जाते हैं तो इतनी अच्छे से खांस नहीं पाते, या ग्लॉटिक रिफ्लेक्स नहीं आता, तो ये एक रीज़न हो सकता है निमोनिया होने का। देन इम्पेयर्ड म्यूकोसिलियरी क्लियरेंस। इसमें क्या है, सीलिया बराबर से काम नहीं कर रहे, तो ये कौन से कंडीशन में होता है? स्मोकिंग है तो सीलिया इतनी नॉर्मल लंग्स में, नॉर्मल ट्रकिया में, रेस्पिरेटरी पैसेज में जितने सीलिया होते हैं अच्छे से काम करते हैं, तो जो स्मोक करते हैं उनमें इतने अच्छे से काम नहीं कर पाते। देन एक सिंड्रोम है इमोटाइल सीलिया सिंड्रोम, उसमें सीलिया तो होते हैं लेकिन वो मूवमेंट नहीं कर पाते, तो ये जो मैकेनिज़्म है म्यूकोसिलियरी क्लियरेंस का, ये इफ़ेक्टिव नहीं रहेगा। देन इम्पेयर्ड मैक्रोफेज फंक्शन, बॉडी का इम्यूनिटी कमज़ोर है। ये नॉर्मली वीक पर्सन जो कि माल नरिश्ड है, जिनको अनीमिया है, स्मोकिंग करते हैं, ये उनमें हो सकता है। देन एंडोब्रोंकियल ऑब्स्ट्रक्शन, एंडोब्रोंकियल ऑब्स्ट्रक्शन में कोई भी फॉरेन मटेरियल जाके ट्रकिया में बैठ गया तो उसकी वजह से जो पैथोजन रिमूव करना था, नॉर्मल मैकेनिज्म जो भी चल रहे हैं अंदर, उससे पैथोजन रिमूव होने वाला था, लेकिन ऑब्स्ट्रक्शन है तो वो वहीं अटका रहता है। ये कौन सी कंडीशन में हो सकता है? या तो कोई फॉरेन बॉडी है या ब्रोंकाइटिस है, ऑब्स्ट्रक्शन हो चुका है ब्रोंकस का, तो उसमें निमोनिया होने के चांसेस होंगे। देन इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड, इम्यूनिटी अच्छी नहीं है, जैसे कि एड्स में होता है। इन लोगों में निमोनिया होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ये सब थे कि कौन प्री डिस्पोज है निमोनिया होने के लिए। नाउ वी विल सी अबाउट निमोनियाज क्लासिफिकेशन।
नाउ क्लासिफिकेशन. सबसे पहले इसे एनाटॉमिकल रीजन के बेसिस पे क्लासिफाई किया है. तो ये लोबार ब्रोंकस को इन्वॉल्व करेगा. देन लोब्यूलर एंड इंटरस्टिशियल. देन बेस्ड ऑन क्लिनिकल सेटिंग कहाँ से इन्फेक्शन हुआ है. तो ये दो तरह का हो सकता है, या तो कम्युनिटी एक्वायर्ड होगा या हॉस्पिटल एक्वायर्ड. Then, based on etiology, it can be bacterial, viral, or there are many other causes. Then we will see bacterial pneumonia. We are going to mainly see the lobar pneumonia. जिस पे यूनिवर्सिटी में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है. खैर, इसकी इटियोलॉजी लोबार निमोनिया की. So it is pneumococcal pneumonia. तो ये मोर देन 90% इन्फेक्शन इसी की वजह से होता है. देन स्टैफिलोकोकल निमोनी. ये इसमें अगर हेमाटोजेनस स्प्रेड है तो स्टैफ की वजह से हो सकता है स्टैफिलोकोकल निमोनी. देन बीटा हेमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई. ये रेयरली बीटा हेमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई जो है निमोनिया करेंगे. ये किस कंडीशन में हो सकता है? इन चिल्ड्रंस आफ्टर मीजल्स. देन इन एल्डरली जो कि डेबिलिटेटेड है. देन those who are suffering from diabetes mellitus. Then gram negative aerobic bacteria. ये भी रेयरली निमोनिया कॉज करते हैं. इसमें कौन कौन आ जाता है? एच इन्फ्लुएंजी. खैर, ये याद रखने की ही चीज़ है. एच इन्फ्लुएंजा, क्लेब्शियला, सूडोमोनास, प्रोटियस. And then E. coli. Now the most important part of the pneumonia we are going to discuss now, that is the morphology.
सो लेनेक ने इसे 4 क्लास में डिवाइड किया है निमोनिया को। लेनेक्स क्लासिफिकेशन ये पूछा जाता है एज अ शॉर्ट नोट या LAQ का पार्ट। तो इसमें सबसे पहला है स्टेज ऑफ कंजेशन, देन इसको इनिशियल फेज भी बोलते हैं। दूसरा है अर्ली रेड हिपेटाइजेशन, इसे कहते हैं अर्ली कंसोलिडेशन। नेक्स्ट इज ग्रे हिपेटाइजेशन, इसे लेट कंसोलिडेशन भी बोलते हैं। देन चौथा है रिजोल्यूशन, हम एक एक से देखेंगे, एक एक मतलब डिटेल में देखते हैं एक एक स्टेज को। सबसे पहला था स्टेज ऑफ कंसोलिडेशन। सो ये लास्ट करता है 1 to 2 days के लिए। देन ग्रॉसली मतलब नेकेड आई से कैसा दिखेगा। सो जो भी अफेक्टेड लोब है वो साइज़ में बढ़ जाती है, एनलार्ज्ड एंड हैवी। देन ये कंजेस्टेड दिखते हैं, ब्लड RBCs वो बहुत ज़्यादा जमा हो जाते हैं वहाँ पे। देन कट सरफेस पे, कट सरफेस पे हमें क्या मिलता है, ब्लड स्टेन फ्रोदी फ्लूइड। फ्रोदी मतलब यहाँ पे झाग आएगा जैसे हम उसको कट करेंगे और प्रेस करेंगे तो। नाउ ऑन हिस्टोलॉजी, इसमें डायलिटेशन एंड कंजेशन ऑफ कैपिलरीज, देन इसमें इओसिनोफिलिक इडेमा फ्लूइड मिलेगा एल्वियोलाई के अंदर। देन रेड ब्लड सेल्स एंड पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट एल्वियोलाई के अंदर मिलेंगे। देन हमें जो इंट्राएल्वियोलर फ्लूइड है उसके अंदर बैक्टीरिया मिल सकता है, बैक्टीरिया इन इंट्राएल्वियोलर फ्लूइड। खैर मैं यहाँ पे बना के बताती हूँ। ये एल्वियोलस है। सो इसके अंदर इसके जो बीच में कैपिलरीज है वो डायलेटेड एंड कंजेस्टेड मोटी हो जाएंगी और उसमें सारे RBCs भरे होंगे ये कैपिलरीज में। देन ये जो एल्वियोला है इसके अंदर इडेमा फ्लूइड मिलेगा, पिंक कलर से उसको ड्रॉ करना है, पूरा भर देना है तो वो इडेमा फ्लूइड शो करेगा। देन RBCs होंगे यहाँ पे,
खैर मैं यहाँ पे बता ही नहीं सकती कि हिस्टो पे कैसे दिखेंगे, मैं फ़ोटो बता दूँगी। देन पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट यहाँ पे दिखेंगे हम लोग को। देन यहाँ पे जो फ्लूइड है, अगर हम इसे एक्सट्रैक्ट करेंगे तो कल्चर करेंगे तो हमें बैक्टीरिया भी मिल सकता है। मैं अपने मोबाइल में फ़ोटो बता देती हूँ क्योंकि ड्रॉ करने में अच्छा खासा टाइम चला जाएगा। आई होप आपको दिख रहा है। तो इसके अंदर ये सेप्टा के अंदर कैपिलरी जो है वो स्टडेड विद आरबीसी है, तो उसको डायलेटेड एंड कंजेस्टेड बोल रहा है। देन ये जो एल्वियोलाई है ये पूरा इडेमा फ्लूइड से भरा हुआ है, पिंक कलर का दिख रहा है एल्वियोलाई के अंदर। देन इसके अंदर आरबीसी है। देन ये पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइड्स भी है। देन इसमें से जो फ्लूइड लेंगे वो हमें उसमें बैक्टीरिया भी मिल सकते हैं। तो ये था स्टेज ऑफ कंजेस्शन। सॉरी, मैंने यहाँ पे कंसोलिडेशन लिखा है, दिस इज़ कंजेशन। देन नेक्स्ट है रेड हिपेटाइजेशन। नाउ इन रेड हिपेटाइजेशन इसको अर्ली कंसोलिडेशन भी बोलते हैं। ये 2 से 4 दिन के लिए लास्ट करता है। देन हिपेटाइजेशन का क्या मतलब है यहाँ पे? हिपेटाइजेशन मतलब ये लीवर लाइक कंसिस्टेंसी हो जाती है इसकी, एयरलेस लंग्स होते हैं हमारे। आपने डिसेक्शन में देखा होगा लीवर कैसा होता है, फर्म होता है, और हमारे जो लंग्स होते हैं वो पोरस होते हैं। उसमें से जैसे हम डिसेक्शन में देखा था कि जैसे हम प्रेस करते हैं उसमें से बबल्स निकलते हैं। तो ये इसमें निमोनिया के अंदर जो रेड हिपेटाइजेशन वाला फेज़ है उसमें लंग जो है लीवर लाइक हो जाएंगे। देन ग्रॉसली है, ये रेड है तो रेड लिखना है, रेड। देन लीवर लाइक फर्म हो जाता है। एंड कंसोलिडेशन मतलब फ्लूइड भरा होगा लंग्स में। देन कट सेक्शन पे कैसा दिखेगा? कट सेक्शन पे ये कट सेक्शन पे ये एयरलेस रेड विथ लीवर लाइक कंसिस्टेंसी। यहाँ जैसे पहले स्टेज में था कि वहाँ पे फ्रोदी फ्लूइड निकल रहा था, लेकिन अब यहाँ पे वो लंग्स लाइक रहा ही नहीं, तो एयरलेस और लीवर लाइक कंसिस्टेंसी हो जाती है। देन हिस्टो इसमें पहले स्टेज में जो इडेमा फ्लूइड था वो सब रिप्लेस हो जाता है स्ट्रैंड्स ऑफ फाइब्रिन से। देन सेल्यूलर एक्सुडेट, ये एल्वियोलाई है। हमारा जो इडेमा फ्लूइड था इसमें सारे स्ट्रैंड्स ऑफ फाइब्रिन होंगे। खैर मैं ऐसे फ्री हैंड डायग्राम बना दी हूँ, ऐसे नहीं दिखेगा, मैं फ़ोटो बता दूँगी। और एल्वियोलाई जो है हमारा, देयर इज़ इसमें सेल्यूलर एक्सुडेट मिलेंगे, न्यूट्रोफिल्स और आरबीसी के।
तो ये सारा भरा होगा आरबीसी और न्यूट्रोफिल से। न्यूट्रोफिल आपको पता है ना कैसे बनाते हैं, ट्राइलोब मल्टीलोब न्यूक्लियस होता है उसका, तो ये सारा उससे भरा होता है। देन न्यूट्रोफिल्स में हमें इंजेस्टेड बैक्टीरिया मिल सकता है। देन ये जो सेप्टा है ये सारे मतलब स्टडेड विथ आरबीसी एंड न्यूट्रोफिल होता है एल्वियोलाई, तो ये सेप्टा जो है एकदम बारीक हो जाता है, इनके बीच का जो सेप्टा है। सेप्टा आर लेस प्रोमिनेंट। खैर मैं इसका फ़ोटो बताती हूँ। ये है एल्वियोलाई, ये सारा, इसके अंदर रेड जो दिख रहे हैं वो सारे आरबीसीज है। देन पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट और वी कैन से न्यूट्रोफिल से भरा है। एल्वियोलाई पूरा भरा है इससे, तो ये भरने की वजह से बीच का जो सेप्टा है तो वो एकदम थिन हो जाता है। देन ये हो गया। देन ईडेमा फ्लूइड जो देखे थे पिछली वाली फ़ोटो में, ईडेमा फ्लूइड, तो वो सारा स्ट्रैंड्स ऑफ फाइब्रिन वो इसमें दिखाया नहीं है, बस इसमें इतना ही है। देन नेक्स्ट स्टेज ग्रे हेपेटाइजेशन। और लेट कंसोलिडेशन, ये 4 to 8 डेज़ के लिए लास्ट करता है। देन ग्रॉसली, ये ग्रे है तो हम यहाँ लिख देंगे ग्रे दिखता है। खैर मैं ये आपको आपके थ्योरी के लिए कैसे याद रखना है वो बता रही हूँ। देन हैवी, लीवर लाइक कंसिस्टेंसी, देन ये जो ग्रे हेपेटाइजेशन है तो ये हाइलम से स्टार्ट होगा और पेरिफेरी की तरफ जाएगा, हाइलम टू पेरिफेरी। देन इसमें जो प्लूरा है, मतलब यहाँ हमारा जो ये लंग है इसके बाहर जो प्लूरा है तो यहाँ पे फाइब्रिनस प्लूरिसी हमें दिखती है। फाइब्रिनस एक्सुडेट जमा हो जाएंगे यहाँ पे प्लूरा में, फाइब्रिनस प्लूरिसी। देन हिस्टोलॉजी पर क्या दिखेगा इसमें यहाँ पे फाइब्रिन स्ट्रैंड्स जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ना न्यूट्रोफिल्स जो है वो डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं, उनका पिक्नोटिक न्यूक्लियस दिखता है। देन जो भी ये एल्वियोलाई एग्ज़ाम में जो है हमारे पास टाइम कम होता है तो डायग्राम जितना छोटा बनाएं उतनी जल्दी आपका हो सकता, तो इसलिए मैं 3 ही एल्वियोलाई बना रही हूँ। तो इसमें जो एक्सुडेट है
ये पिक्नोटिक न्यूक्लियस, आरबीसीज वगैरह, तो ये सेप्टा से सेपरेटेड होते हैं थ्रू अ डिस्टेंस. दिस एक्सुडेट इज सेपरेटेड मतलब यहाँ पे क्लियर स्पेस होता है. देन और यहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म है वो लेस न्यूमरस होते हैं. मैं फ़ोटो बताती हूँ इसका. ठीक है, इसमें हमें फाइब्रिन स्ट्रैंड्स दिखेंगे, ये मतलब बताया हुआ नहीं है इस हिस्ट्रो के डायग्राम में. देन न्यूट्रोफिल्स जो है वो डिसइंटीग्रेटेड मतलब पिक्नोटिक न्यूक्लियस दिखेंगे उसके, ये दिख रहे हैं डिसइंटीग्रेटेड. देन कुछ न्यूट्रोफिल्स भी बताए हैं. देन लिम्फोसाइट भी बताइए, ये ब्लू डॉट जो है वो लिम्फोसाइट है, इसमें आरबीसीज वगैरह नहीं है. देन ये जो एक्सुडेट है ये एल्वियोलर वॉल से एक क्लियर स्पेस से सेपरेटेड है. ये जो एक्सुडेट है ये एल्वियोलर वॉल से एक क्लियर स्पेस से सेपरेटेड है. दिस वाज अबाउट ग्रे हेपेटाइजेशन. देन स्टेज ऑफ कंसोलिडेशन, स्टेज ऑफ रेजोल्यूशन. फोर्थ स्टेज, लास्ट स्टेज, रिजोल्यूशन. रिजोल्यूशन जो है 8th to 9th डे पे स्टार्ट हो जाता है और 1 to 3 वीक में ये कंप्लीट हो जाता है. अगर हम एंटीबायोटिक्स अगर दिए तो 3rd डे पे रिजोल्यूशन हो जाता है. इसलिए अर्ली ट्रीटमेंट ले लेना चाहिए एंटीबायोटिक्स अगर दिए तो. देन ग्रॉसली जो हमारे फाइब्रिनस स्ट्रैंड्स वगैरह थे वो यहाँ पे लिक्विफाई हो जाते हैं एंजाइमेटिक एक्शन की वजह से. उसकी वजह से हमारा जो नॉर्मल लंग था एयर भरा हुआ तो वो फिर से वापस आ जाता है, जो लीवर लाइक कंसिस्टेंसी जिसकी हो गई थी. तो ये एंजाइमेटिक एक्शन की वजह से हमारा पुराना लंग जैसे हेल्दी लंग था वो अच्छा हो जाता है, वापस अपने हेल्दी स्टेट में आ जाता है. जो फाइब्रिनस कंस्टिट्यूएंट्स थे they are liquefied by enzymatic action. ये जो हमने देखा 8 to 9 डे पे रिजोल्यूशन स्टार्ट होगा और 1 to 3 वीक्स में कंप्लीट हो जाएगा. तो ये कीमोथेरेपी नहीं लेने पर है, मतलब इतना टाइम लगेगा बिना किसी दवाई के. अगर हमने एंटीबायोटिक्स ली है तो 3rd डे पे रिजोल्यूशन हो जाता है. देन यहाँ पे भी सॉफ्टनिंग जो है ये स्टार्ट होता है हाइलम से पेरिफेरी की तरफ. देन कट सेक्शन पे कैसे दिखेगा, डर्टी ब्राउन. देन इसमें अभी ये ब्रेक डाउन हुआ है फाइब्रेंस का तो इसमें क्रीमी फ्रोदी फ्लूइड निकलता है. फ्रोदी फ्लूइड निकल रहा है, देखिए यहाँ पे हमारे लंग्स पुराने वाले स्टेट में आ रहे तो
देन ये जो है हमारा रिजोल्यूशन वाला स्टेट, इसमें प्लूरा के दो पॉसिबिलिटीज़ है, या तो वो रिज़ॉल्व हो जाएगा या फिर ऑर्गेनाइज हो जाएगा, और कुछ डेंजर हो सकता है इसके आगे। ऑर्गेनाइजेशन, इसमें फाइब्रिनस ऑब्लिटरेशन, मतलब पूरा जो हमारा प्लूरल कैविटी है उसको ये ब्लॉक कर देगा, फाइब्रिनस, कड़क हो जाएगा प्लूरा। एक्सुडेशन, ऑब्लिटरेटिंग, दिख रहा नहीं यहाँ पर। फाइब्रिनस एक्सुडेट जो है वो ऑब्लिटरेट कर देंगे प्लूरल कैविटी को। देन हिस्टो पे ये कैसा दिखेगा। यहाँ पे मैक्रोफेजेस जो है यहाँ पे प्रीडोमिनेंट होते हैं। देन फाइब्रिन स्ट्रैंड्स होते हैं। देन एल्वियोलर कैपिलरीज जो है वो आरबीसी से भरे होते हैं, एल्वियोलर कैपिलरी स्टडेड होते हैं। देन जो इडेमा फ्लूइड भर चुका था एल्वियोलाई के अंदर, वो ये वाले स्टेज में रिमूव कर दिया जाता है। देन जो ये रिमूवल ऑफ फ्लूइड है तो ये पार्टली बाय एक्सपेक्टोरेशन जाता है, और मेनली ये लिम्फेटिक से रिमूव होता है। और इसकी वजह से हमारा जो नॉर्मल लंग है वो रेस्टोर हो जाता है। इसका डायग्राम फ़ोटो देखते हैं। ये इसमें ये सारे मैक्रोफेजेस है, ये मैक्रोफेजेस बढ़ गए हैं, ये लिम्फोसाइट है। देन फाइब्रिन स्ट्रैंड्स दिख रहे हैं। देन एल्वियोलर कैपिलरीज जो है वो एल्वियोलर कैपिलरीज जो है वो उसमें आरबीसी से भरी हुई है। देन ये इतना ही है इसमें। ये था स्टेज ऑफ रेजोल्यूशन, ये हिस्ट्रो के बारे में। नाउ वी विल सी इट्स कॉम्प्लिकेशन एंड क्लिनिकल फीचर दैट विल एंड अवर लेक्चर। इसमें इसके कॉम्प्लिकेशंस, उससे पहले कुछ कुछ लोगों में ये रिज़ॉल्व ना होके ऑर्गेनाइज हो जाता है। हम देख रहे हैं कॉम्प्लिकेशंस। रिज़ॉल्व ना कुछ लोगों में निमोनिया रिज़ॉल्व ना होके ऑर्गेनाइज हो जाता है। ये 3% लोगों में होता है। तो इसमें इसमें जो लंग है वो फाइब्रोज हो जाता है, एयरलेस, लेदरी लंग टिश्यू,
हो जाती है उसमें। इसे बोलते हैं पोस्ट न्यूमोटिक फाइब्रोसिस। इस पोस्ट न्यूमोटिक फाइब्रोसिस को नाम दिया गया है, इसे बोलते हैं कार्निफिकेशन। देन प्लूरल इफ्यूजन हो सकता है कॉम्प्लिकेशन। ये प्लूरल इफ्यूजन जो है वो रिजॉल्व हो जाता है, लेकिन कभी कभी फाइब्रस ये प्लूरल अडेजन हो सकता है। देन एम्पायमा, पस इन द प्लूरल कैविटी, ये इसका कॉम्प्लिकेशन है। देन लंग एब्सेस, लंग एब्सेस हो सकता है। देन मेटास्टेटिक इन्फेक्शन, मतलब यहाँ लंग का इन्फेक्शन, कार्डियक कैविटी जिसमें एंडोकार्डाइटिस वगैरह वो सब कर सकता है ये। नाउ मैंने ये कॉम्प्लिकेशन कैसे याद रखे हैं निमोनिक से। MEPLO, MEPLO, M फॉर मेटास्टेसिस, E for empyema, P for pleural effusion, L for lung abscess, O for organization। नाउ इसके क्लिनिकल फीचर देखते हैं और लेक्चर ख़त्म करते हैं। इसके क्लिनिकल फीचर्स, इसमें होगा फीवर, चिल्स, देन मलेज, देन प्लूराइटिक चेस्ट पेन, प्लूरा इन्वॉल्व हो रहा है इसलिए, चेस्ट पेन, देन डिस्निया, जाहिर सी बात है, देन कफ विथ एक्सपेक्टोरेशन, एक्सपेक्टोरेशन जो है वो म्यूकॉइड, प्यूरिलेंट, ब्लडी हो सकता है। देन टेकिकार्डिया, ये साइंस हमें मिल सकते हैं, टेकिकार्डिया, टेकिपनिया, समटाइम्स हमें साइनोसिस भी मिल सकता है। देन एक इन्वेस्टिगेशंस करेंगे तो उसमें हमें न्यूट्रोफिलिक ल्यूकोसाइटोसिस मिलेगा, मतलब ल्यूकोसाइट्स बड़े होंगे, उसमें मेनली न्यूट्रोफिल्स बड़े होंगे। देन एक्सरे चेस्ट पे क्या दिखेगा, कंसोलिडेशन दिखेगा। देन कल्चर एंड सेंसिटिविटी पे हम कौन सी एंटीबायोटिक्स देना है वो मालूम कर सकते हैं, तो कल्चर एंड सेंसिटिविटी करेंगे, एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी देखेंगे, इस पे एंटीबायोटिक पता चलेंगी। दिस वॉज ऑल अबाउट लोबार निमोनिया। जज़ाकल्लाह खैर फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा तो हिट द लाइक बटन और मुझे दुआ में याद रखें। और एक अच्छे डॉक्टर और सिर्फ एक डॉक्टर में बहुत फ़र्क होता है, तो मेहनत कीजिए, अच्छे डॉक्टर बनिए।
दिस वॉज all for now. Jazakallah khair. And before going, please do subscribe my channel.